25 फरवरी 2026 यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए ये वीडियो रामबाण औषधि का काम करने वाली है। इस वीडियो में 2024 के सभी यानी 7 सेट लगभग 140 प्लस हम इस वीडियो में लेके आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि सीधे के सीधे आपके 25 फरवरी के पेपर में पूछे जाने की संभावना होगी। तो आप इस वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। बाकी आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत सभी वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदी की सही, चाहे सामाजिक विज्ञान की, चाहे गणित की। सभी की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से कराई जा रही है और बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम करा रहे हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो। अपने मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं उन सब में इसका लिंक तुरंत भेज दीजिए। तो हम ज़्यादा समय न गवाते हुए महत्वपूर्ण 140 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ चलते हैं 2024 के। हमने इससे पहले 2023 के सभी सेट्स की वीडियो डाल दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उसको भी देख लेना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम चालू कर रहे हैं सेट नंबर 2024 विज्ञान का 824 आईजे सेट। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने होगा। देखो, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन इसमें 140 आपको प्रश्न मिलेंगे जो कि सीधे आपके 25 फरवरी को पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, कट करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैं बहुत सटीक और सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पहला कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। थोड़ा सा भद्दा है लेकिन मैं साफ पढ़ दे रहा हूँ। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो आपको ध्यान में रखना है कि वो प्रतिबिंब जो बनता है वो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक, तो यानी सी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आप देखें। कह रहा है दूसरा कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, माफ़ कीजिए, जाने पर अविलंब से दूर हट जाती हैं तो वह क्या है। तो देखो, इस तरह से जब प्रकाश की किरण ऊपर से आएगी और अविलंब का मतलब ये जो है ये अविलंब है, अविलंब से जब दूर हट जाती है तो ऐसी कंडीशन बनती है जब ऊपर वाला क्या होगा, सघन ऊपर वाला माध्यम, और नीचे वाला क्या होगा, विरल माध्यम। ठीक है, तो यानी ये कंडीशन हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, सघन से विरल माध्यम में। और उल्टा भी पूछा सकता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो अविलंब की ओर झुकती हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा विरल और नीचे वाला हो जाएगा सघन। तो इतना भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हम एक प्रश्न से कम 3 प्रश्न को भी जानेंगे। ये नहीं कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है तो यही प्रश्न आपको रटना है या समझना है। इसके अलावा जो मैं एक्सप्लेन करूँ उसको भी ध्यान देना है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें फोकस दूरी हमेशा प्लस की होती है। तो F बराबर 15। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जब भी दूरी दे या बिंब दे वो वस्तु की दूरी होती है और हमेशा माइनस में होती है। तो U बराबर -30। तो प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर V का मान लिखाना है तो लेंस का फॉर्मूला लगा देना। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/F की वैल्यू कितनी दे रही है, 15 बराबर 1/V माइनस 1/ माइनस की, और U की वैल्यू दे रही है -30। तो ये माइनस से ये प्लस बन जाएगा बेटा। ये प्लस बनने के बाद आगे कर रहा हूँ मैं, प्लस करने के बाद तो 1/15 हो जाएगा बराबर 1/V प्लस 1/30। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 1/15
माइनस 1/30, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 आएगा। 15 का पहाड़ा इसमें पढ़ो, 15 दूनी 30 और 30 का एक बार, तो ये आ जाएगा 1/30, अर्थात यहाँ पर v का मान वो सीधा सीधा आ जाएगा 30, और किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 20 v का मान जो प्लस में आया है, तो लेंस में v का मान जब भी प्लस में आए तो समझ लेना वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। तो 30 आ रहा है तो वस्तु के समान है, 30 है तो वास्तविक होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, माफ़ कीजिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनना है, क्योंकि वस्तु भी 30 की है, प्रतिबिंब भी 30 का है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है, तो इसका सॉल्यूशन आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा। तो दूरस्थ प्रकाश का जो रंग होगा वो ध्यान रखना लाल का होगा, यानी सबसे कम विचलन करने वाला रंग जो होता है वो लाल होता है। इसके लिए एक शब्द याद रखना, विवक्योर, VIVGOR, ठीक है। वी का मतलब होता है वॉयलेट यानी बैगनी, यह रंग सर्वाधिक विचलन करता है। प्रश्न आ जाएगा सर्वाधिक कौन सा रंग विचलन करता है, तो बैगनी, वॉयलेट। वॉयलेट ऑप्शन नहीं होगा तो इंडिगो होगा, इंडिगो का मतलब जामुनी, जामुनी नहीं होगा तो फिर बी का मतलब ब्लू होगा, ठीक है। और सबसे कम विचलन कौन करता है, तो लाल करता है। कौन करता है, लाल। ये कम विचलन करता है यानी कम फैलता है, तो इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसीलिए यह खतरे के चिन्ह में प्रयोग किया जाता है, लाल रंग, ध्यान रखेंगे। और अगर लाल रंग कम नहीं है ऑप्शन में तो फिर हम ऑरेंज लगाएंगे, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। शब्द कौन सा था, विवक्योर, ये लिखा हुआ है, तो एक्सप्लेन भी लिखते चलना। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पेयर सेकंड आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ एम्पेयर जो सेकंड है वो आपका मात्रक है। ये प्यारे बच्चों आवेश का मात्रक होता है, कि फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, ठीक है। और Q का मतलब होता है आवेश, I का मतलब होता है धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T का मतलब होता है सेकंड। तो देखो वही कंडीशन बन रही है, एम्पियर सेकंड किसका है, आवेश का है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यहाँ पर एक सेल से R1 तथा R2 को दो प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 और I2 प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। कई बार रिपीट होता है, तो इतना आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। रिपीट होता है जी, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है 7, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आपको ध्यान में रखना है, कई बार पेपर में आता है। तो इसकी जो तीव्रता होती है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो देखो 7 क्वेश्चन तो आते हैं फिजिक्स में और 6 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक, और फिर 7 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, ऐसे करके 20 प्रश्न आते हैं। अब आएंगे केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन, यानी भाग नंबर 2। तो कह रहा है कि मैथेन का सूत्र, वो संरचना पूछ रहा है, तो मैथेन का सूत्र होता है CH4, यानी 1 C और 4 H, तो ऐसा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन मैंने टिक कर दिया, आप लोग ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा देखा है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी वह होती है जिसमें CH2 का अंतर होता है और एक समूह होता है। क्या होता है, एक समूह, यानी जैसे OH होंगे या COOH होंगे, एक ही समूह होगा और CH2 का अंतर होगा, तो समझ लेना वो समजातीय श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, यहाँ पर CH2 2 है और यहाँ पर CH 1 है, यहाँ तो कम हो रहा, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। बी ऑप्शन देखो, यहाँ C 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ H कितने 4 और यहाँ कितने 6, तो यहाँ पर CH2 का अंतर है, तो इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्यारे बच्चों, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड नाइट्रेट, ध्यान, लेड का मतलब होता है सीसा, तो PV, नाइट्रेट का मतलब, और लेड पर जो होता है ना 2 आयंस होते हैं, 2 आयंस होते हैं, और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव 2 होते हैं, तो फिर और नाइट्रेट अब माइनस का 1 होता है, तो आपस में अदला बदली हो जाती है, तो फिर इस तरह से ये 2 इधर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यही प्रश्न पूछ लेगा, लेड लिख लेना, लेड
नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? तो फिर इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो सी ऑप्शन यानी ये वाला हो जाएगा। लेड नाइट्रेट आपसे पूछा जाए तो आप इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है 0 से 7 तक जो मान होता है यानी 7 से कम हम बोलेंगे तो वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। याद रखना 7 से 14 तक यानी 7 से ज़्यादा होता है वो कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, और केवल 7 पूछा गया तो उदासीन, तो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एंटीमनी है, तो एंटीमनी कह लो या एक और आता है आर्सेनिक और लिख लेना बोरॉन, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन और इसके अलावा जर्मेनियम। ये प्रमुख जो तत्व हैं ये जो हैं अधातु हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, चाहे कौन सा आ जाए, एंटीमनी, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अधातु हैं। माफ़ कीजिए, मतलब अधातु नहीं है, ये क्या नाम है? उपधातु है। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। उपधातु उसे कहते हैं जो धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। तो एंटीमनी, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है। तो ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इस समीकरण को पूरा कीजिए। समीकरण क्या दे रहा है? CH3COOH, फिर दे रहा है C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से क्रिया की जा रही है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर बच क्या है लास्ट में? H2O। तो फिर यहाँ पर ये कंडीशन में जो बनता है वो ध्यान रखेंगे CH3COOH C2H5, ये बनता है सी ऑप्शन। ये बहुत बार आता है, इसी को एस्टरीकरण की अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के। अब आते हैं 7 क्वेश्चन भाग नंबर सी यानी ग, जिसमें 7 क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के। पहला कह रहा है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की जो मुद्रा है वो कैसी होती है? तो ऊर्जा की जो मुद्रा होती है प्यारे बच्चों वो ATP फॉर्म में होती है। मैं लिख दे रहा हूँ ATP, इसका पूरा नाम भी आता है लिखना, एडिनोसिस ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिस ट्राईफॉस्फेट लिख लेना, एडिनोसिस ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है पित्तरस का स्त्राव होता है। पित्तरस का स्त्राव या पित्तरस को कौन छोड़ता है? तो यकृत छोड़ता है। और पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। ठीक है, और परागकोश किसका भाग है? तो नर पुष्पजनन अंग का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं। तो देखो कलिकाएं जो विकसित होती हैं पत्तियों पर वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न में, एक सेकंड माफ़ कीजिए थोड़ा सा, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर ब्रायोफिलियम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो एक लिंगी जो होता है ध्यान रखना पपीता होता है, और इसके बाद में खीरा हो गया, खीरा, तरबूज, खरबूज जब एक लिंगी है। और जो सरसों और गुड़हल का फूल आपको ध्यान रखना ये किस में आएंगे? द्विलिंगी में आएंगे। द्विलिंगी लिख लेना, द्विलिंगी आप लोग। ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो रक्त दाब प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 120/80 होता है। रक्त दाब को मापते हैं स्फेगमोमैनोमीटर से। ठीक है, स्फेगमोमैनोमीटर से कितना होता है? 120/80 ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक जीव पहले वाले जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो देखो ए ऑप्शन कह रहा है घास गेहूं पर निर्भर रहता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है घास
बकरी जो घास को जो बकरी खाती है, एकदम सही। और बकरी को कौन, मानव खा जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक श्रृंखला बनी है, तो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो ये हमने पहला सेट कर लिया प्यारे बच्चों, और एक आपको एक्सप्लेन करा रहे हैं हम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि नई वीडियो जैसी पड़ेगी तैसी आपके पास पहुंचेगी। इससे सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा थोड़ी तुम्हारा, ठीक है। और सभी साथियों को इस वीडियो का लिंक को ज़रूर भेज दें। आपके मोबाइल में चाहे कॉलेज का ग्रुप है, किसी का भी ग्रुप हो, उन सबको भेज देना। और मेरे कहने से आप एक काम तो कर ही सकते हो कि यहाँ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहें, ठीक है। तो अब आप चलते हैं हम चलते हैं अब सेट नंबर 2 पर। 2024 विज्ञान का सेट कर रहे हैं हम, 824 IQ। अब इसके 20 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसी कंडीशन में अवतल दर्पण की छठवीं कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा सीधा, आभासी और बड़ा। बी ऑप्शन सही होगा, सीधा, आभासी और बड़ा बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखो उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ रखेंगे, तो ध्रुव और फोकस के मध्य, तो उल्टा भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं पढ़ दूंगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस आता है। तो देखो दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका, उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं, तो उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखेंगे, व्यक्ति को पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं, तो इसमें अवतल लेंस आएगा। क्या आएगा, अवतल लेंस, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। इसके अलावा द्विफोकसी लेंस और होता है जिसमें जरा दृष्टि दोष होता है जिन व्यक्तियों में, उसके लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा भद्दा है लेकिन 4 हल्का सा, चलो 4th नंबर पर चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसमें थोड़ा स्पष्ट अक्षर नहीं है। चौथा कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश कांच से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की तरफ अधिकतम झुक जाता है। किस रंग का अधिकतम, कौन सा रंग सर्वाधिक झुकता है, यानी सर्वाधिक कौन सा रंग विचलन करता है, ये पूछ रहा है। तो बैंगनी, अभी बताया था ना विविक और शब्द से, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, R1 R2 प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में प्यारे बच्चों, तो देखो क्या करेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है R1 बराबर जितने भी होंगे उनको लिख देंगे R1 प्लस R2, जितने प्रतिरोध होंगे उनको ऐसे लिख देंगे R3, लेकिन यहाँ तो 2 हैं तो लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2। फिर क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, इसका ऊपर गुणा और इसका यहाँ गुणा, तो हो जाएगा R1 या R2, कोई भी पहले लिख सकते हैं। R1 प्लस R2 बट्टे नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा और R1 इंटू R2। तो ऐसी कंडीशन का मतलब नहीं, ऊपर जोड़ के और नीचे गुणा करके, तो ऐसी कंडीशन हम दे कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, ठीक है। थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला गुणा में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिजली के तंतु का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है। बहुत बार पेपर आता है, ध्यान रखना, ये बना होता है टंगस्टन का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां कह रहा है वैद्युत सेल रूपांतरित करता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया ये दी गई है तो इस जगह पर क्या आएगा। थोड़ा सा यहाँ एक ऑप्शन दिया गया तो यहाँ पूछा कि यहाँ क्या आएगा, तो इस जगह पर हम जो है ध्यान रखेंगे H2S आ जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन बहुत बार आता है, कह रहा है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण जिसमें H होता है वो अम्लीय लवण कहलाता है, यानी हाइड्रोजन्स जिसमें होंगे वो अम्ल होता है और OH होंगे वो क्षार होता है। तो देखो यहाँ पर NaHSO4 दिया गया है, तो ये बेकिंग सोडा जो है अम्लीय लवण है। 10वां प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, लिख लेना। मैट मुख्यतः होता है, तो मैट जो है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड दोनों में होता है, यानी इसके लिए सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 11वां प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए।
तो पूरा करने के लिए देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, दाएं उत्पाद की तरफ देखते हैं क्या क्या यहाँ पर। तो यहाँ दे रहा है CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो अब यहाँ पर मिलान कर लो, जिस चीज़ की कमी है उसी को हम लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ ऐसी कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन सही रहेगा, CH3OH को यहाँ रख देंगे तो फिर बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, लिख लेना। कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है वो दो हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक है जो है जिंक ऑक्साइड, ZNO। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्रोपेन यानी ये आपका फॉर्मूला आता है जिसे हम प्रोपेन बोलते हैं ना, वो फॉर्मूला जो होता है CnH2n+1 वाले फॉर्मूले आता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे आप प्रोपेन, और हम जब IPSC पढ़ते हैं तो उसमें प्रोप जो है 3 पे आता है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ 3 तो 3 दूनी 6, और यहाँ से माफ़ कीजिए 2 हैं, ठीक है। CnH2n+2 है, ठीक है। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 और 6 और 2 8, यानी C 3 होगी और H होगी 8। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऐसा ऑप्शन दे रहा है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 14वां कह रहा है प्यारे बच्चों, हाइड्रा का प्रजनन होता है। तो हाइड्रा जो करता है मुकुलन के द्वारा, और मुकुलन के द्वारा हाइड्रा और ईस्ट दोनों करते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। बहुत बार रिपीट होता है। तो इसकी जो पायरुवेट अम्ल की विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में होती है। तो ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है। बहुत बार रिपीट होता है। वक्र जो है उत्सर्जन का भाग है, ठीक है। और वृक्क जो है हमारे शरीर में 2 होते हैं, यानी किडनी, जिसका काम होता है रक्त को छानना। रक्त को छानने काम करती है किडनी, और ध्यान रखेंगे। और इसमें एक क्रिया और होती है अपोहन। अपोहन किससे संबंधित है? ये भी उत्सर्जन से संबंधित है, इसे बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। जिन व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उनका डायलिसिस होता है। जैसे कि अभी महान संत जो व्यक्तियों को सद्विचार दे रहे हैं, परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, जिनकी किडनी नहीं है, उनका डायलिसिस होता रहता है, ठीक है। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की गिरजाघर से। इसके अलावा इसने जो विज्ञान और गणित दोनों की शिक्षा प्राप्त की थी वियना विश्वविद्यालय से। वियना विश्वविद्यालय ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है कि मादा जननतंत्र के किस भाग में लूप स्थापित की जाती है। बहुत बार आता है लूप। तो लूप स्थापित की जाती है, वो आपको ध्यान रखना, गर्भाशय में, या कॉपर्टी, इसे भी क्या बोलते हैं, कॉपर्टी, ठीक है। गर्भ रोधक रोकने के लिए, परिवार नियोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो नर का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पुंकेसर होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 20वां कह रहा है कि पर्यावरण का मित्र कौन है। तो ए ऑप्शन बाजार जाते समय खरीदते हुए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ठीक है, सही है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने के लिए लाइट पंखों को बंद कर देना, ये भी सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक अगला प्रश्न, अब आपका दूसरा सेट खत्म, अब आपका आ गया तीसरा सेट। तो अभी तक आपने चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया है गोल विद बोर्ड एग्जाम, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक करें, और सबको जितना भी हो सके क्या नाम है, अपने सभी ग्रुपों में भेजें, ठीक है। जिससे कि देखो हमें इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग शेयर नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आप अपना काम करें। 2024 विज्ञान 824 IL सेट को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो यहाँ पर थोड़ा ये पेपर साफ आ गया एकदम। कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो देखो आभासी और आकार में बड़ा किसका बनता है, तो ये बनता है केवल उत्तल दर्पण में, ठीक है प्यारे बच्चों। और लेंस में पूछे तो उत्तल लेंस में।
क्योंकि अवतल दर्पण उत्तल लेंस का उल्टा है एक तरह का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखो सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। दर्पण पूछेगा तो अवतल दर्पण। तो ये ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो आकाश का नीला रंग जो होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और छिपते और उगते सूर्य का भी जो लाल होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और न्यूनतम पूछी जाए प्रकाश की चाल जो है कम किस में होती है। तो कम ध्यान रखना ठोस चीज़ों में होती है। ठोस चीज़ों में, चाहे कुछ भी ऑप्शन में आ जाए, चाहे लकड़ी आ जाए ऑप्शन में, और चाहे ध्यान रखना लोहा आ जाए, चाहे आपका हीरा आ जाए, कोई ना कोई ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कह रहा है यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित जोड़ा जाए तो सभी में निश्चित रूप से एक समान क्या बहेगा। तो सभी श्रेणी क्रम में होंगे तो उसमें धारा जो है ना एक समान बहेगी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक में धारा एक समान बहेगी श्रेणी क्रम में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां कह रहा है कि किसी विद्युत परपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई यानी विभवांतर का मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, सी ऑप्शन। और जो ओम है किसका है, प्रतिरोध का है, प्रतिरोध का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एम्पियर किसका है, धारा का है, लिख लेना। और वाट किसका है प्यारे बच्चों, शक्ति का है। किसका है, शक्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा होती है। तो बल की दिशा पूछी गई इसमें, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बल की दिशा जो होती है यहाँ पर चालक प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके एक सेकंड, इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन भी सही हो सकता है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका एकदम सही बनना चाहिए। ठीक है, सी सही होगा एकदम। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केनो का फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। इसके बाद ध्यान रखना एल्कीन का फॉर्मूला भी आपसे पूछा सकता है, एल्कीन। तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है ये CnH2n। एल्काइन का भी पूछा सकता है आपसे, तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है, ये भी लिख लेना आप लोग, CnH2n-2। तो देखो एल्केन का ये हो गया CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है, पूछ रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है। तो समजातीय श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो और एक ही ग्रुप हो। तो ये ऑप्शन देखो, यहाँ पर C 2 है, यहाँ 3 है, H यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो ये एकदम सही, ये तो सही है। बी देखो, यहाँ C 1 है और यहाँ C कितने 2 हैं, यहाँ H कितने 4, यहाँ H कितने 4 बराबर हैं, तो ये तो होगा नहीं, हटाओ। C ऑप्शन दे रहा है, यहाँ H कितने 1, यहाँ H कितने 2, सही है। H कितने, माफ़ कीजिए, C 1 है और H कितने 2, H यहाँ कितने 2, यहाँ H कितने 4, यानी यहाँ जो है CH2 का अंतर है और समूह भी ठीक है, CHO CHO। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा सक्रिय होगा, जिसमें पोटेशियम, एकदम सही हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 pH है तो जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 12वां कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश एवं पड़हरिम की उपस्थिति में CO2 तथा जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो भोजन जो खाने के रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन के समय पर, तो भोजन को जो प्राप्त होता है वो ग्लूकोज प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया रासायनिक समीकरण को पूरा करो।
रासायनिक समीकरण दे रहा CH3COONA और यहाँ पर बिना भुजे चूने से जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो इस तरह से बनता है। तो क्या होना चाहिए, तो देख लो यहाँ पर इधर यहाँ Na कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है। तो ऐसा देख लो ऑप्शन में Na 2 कहाँ है, तो एक तो Na है ही है यहाँ पे इधर की साइड में, तो एक Na की जरूरत पड़ेगी। तो इधर यहाँ भी Na भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो Na यहाँ पर है। ठीक है, तो Na प्लस OH अपने आप आ जाएगा, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके बायोलॉजी के प्रश्न 14वां कह रहा है पौधों में फ्लोएम का काम क्या है। ये फ्लोएम लिखा हुआ प्यारे बच्चे, फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, यानी खाद्य मतलब खाना, जो खाना बनाता है पेड़ पौधे वो पत्तियों बनाता है, तो उसको सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है फ्लोएम का। ट्रिक भी याद करना, फर्स्ट से फ्लोएम फर्स्ट से फूड, बोलो फर्स्ट से फ्लोएम फर्स्ट से फूड। और ध्यान रखना एक होता है जाइलम ऊतक, जाइलम, जाइलम का काम होता है जस से जाइलम और जस से जल, ये जल डिस्ट्रीब्यूट करता है पौधों में, जैसे जाइलम जस से जल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाचन की शुरुआत होती है मुख से। ठीक है, कहाँ से, मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन देखो थायरोक्सिन, ये तो गले में पाया जाता है मनुष्यों का। एस्ट्रोजन ये मादाओं में होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन से बोलते हैं। इंसुलिन जिसमें रक्त में जो शर्करा नियंत्रित करने का काम होता है, ये भी मनुष्य में होता है। लेकिन जिब्रेलियन ये तना को वृद्धि करता है, पात्र में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वां कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, ध्यान रखना, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि से, जिसे हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश के अंदर बनता है। परागकोश के अंदर ध्यान रखना परागकण बनते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि पुष्प का जनन अंग है। तो पुष्प का जनन अंग है, आपसे पूछ रहा है, पुष्प का जनन अंग है जायांग। ठीक है, जो कि मादा का है। ठीक है, किसका है, मादा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो वायुमंडल में ओजोन की परत तो बचाती है वो परावैंगनी किरणों से। ठीक है, और ध्यान रखना जी ओजोन जो परत है वो कहाँ पर है, समताप मंडल पर है। यही पूछा, समताप मंडल। समताप मंडल का मत इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर पर। ठीक है, तो जो कि परावैंगनी किरणों को बचाती है। अगर परावैंगनी किरणें अर्थ पे आ जाती हैं तो एक भयानक बीमारी हो जाती है, जिसे बोलते हैं हम त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर। ठीक है, लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपका सेट होगा तीसरा। आप चलते हैं सेट नंबर 4 पर। अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो सभी को शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो का लिंक तुरंत लगा लो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह लगा लो। ठीक है, आग की तरह से फैला दो इस वीडियो को, जिससे कि सभी बच्चे जो कि 25 फरवरी को होने वाले यूपी बोर्ड के पेपर में वो टॉप करके आएँ, वो 70 में से 70 क्वेश्चन को सही करके आएँ। इस वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करा रहे हैं, तो 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव उनके सही होके आए। इसके अलावा 2 नंबर 4 नंबर के प्रश्न भी मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें। तो अब हम 2024 विज्ञान का 824 IM प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं, पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस चली जाती है, तो यह मुख्य अक्ष का परिच्छेदन कहलाती है। तो उसी रास्ते से बाहर चली जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ऐसे अवतल दर्पण होता है, यहाँ से हमने यहाँ ये सी वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर पी होता है, सी और पी के बीच में होता है एफ। तो इस तरह से किरणें जाती है, इस तरह जाती है और इस तरह से वापस हो जाती है, तो वो केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। सी ऑप्शन है, बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कोण जो बनता है वो 0 डिग्री का, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी, सीधा, आवर्धित, यानी आवर्धित मतलब बड़ा बनता है तो लेंस होगा। तो भैया लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। और दर्पण पूछेगा प्यारे बच्चों तो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण उत्तल लेंस का उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा तीसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन परिवर्तित कर सकता है।
या समायोजित करता है, बहुत बार आता है। तो ध्यान रखना पश्चमावी पेशियाँ, इसी को बोलते हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, कह रहा है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए क्या उत्तरदायी है। तो नीला रंग जो होता है आकाश का वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और छिपते और उगते सूर्य का लाल होना भी प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए, और तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, कह रहा है कि विद्युत बल्ब जो बल्ब है वो 440 वाट का है, यानी जो पी की वैल्यू है। इसके बाद 220 वोल्ट यानी वी की वैल्यू है, अंकित है। तो बल्ब का फिलामेंट में प्रतिरोध होगा, यानी आर पूछ रहा है। तो आर निकालने के लिए हमें आई पता होना चाहिए। तो उससे पहले हमें पी का फॉर्मूला पता है, पी बराबर होता है वी आई। पी की वैल्यू दे दी है 440 बराबर वी की वैल्यू दे दी है 220 गुणा आई। ठीक है, तो अब 220 से 440 काटेंगे तो 2 बार। आई का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 2। तो आई बराबर लिख देंगे हम 2। लिखने के बाद हम फिर लिख देंगे ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। ठीक है, तो वी का मान कितना दिया गया है? वी का मान दिया है 210 बराबर आई का मान 2 गुणा आर। ठीक है, और 2 से काट देंगे 210 को कितनी बार? 110 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 110 जो हो जाएगा ओम, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है कि भैया ए को बी से मिलाओ और चिन्ह दे रहा है। तो जब भी देखो ऐसे कटीले से, जैसे भैंस पोए को किसान लोग जो मतलब आवारा जानवर होते हैं उनसे फसल को बचाने के लिए किसान भाई ऐसे कटीले तार लगा देते हैं। तो ये कटीला तार जो है वो प्रतिरोध होता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। लेकिन जब इसमें एरो लगा देंगे तो ये परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले का सी हो जाएगा। यहाँ ए दे रहा है तो ए का मतलब सिंपल अमीटर हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ ये एक बड़ी डंडी, ठीक, और एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी की तरफ प्लस आता है, छोटी डंडी की तरफ माइनस आता है, तो ये सेल होता है। ये सेल हो गया। और ये तार क्रॉसिंग हो गई। क्या होगी? तार क्रॉसिंग। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारावाही प्रणालिका के स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर सदैव स्तर होगी। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ स्तर होगी हमेशा। ध्यान रखना, ये भी रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, मतलब द्रव अवस्था में होती है, ये कहना चाह रहा है। तो कौन सी? एक केवल मरकरी है, Hg, ध्यान रखना। और यही प्रश्न पूछ ले कि कौन सी अधातु है, यहाँ पर अधातु लगा के पूछ ले कौन सी अधातु है। तो अधातु पूछेगी तो ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है। तो अम्ल व क्षार की क्रिया कराते हैं तो जल और लवण मिलता है, यानी HCl और NaOH। ये क्या है? क्षार। जब क्रिया होगी तो मिलेगा NaCl प्लस H2। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अभिक्रिया दी गई है, पूछ रहा है ये किसका उदाहरण है। तो देखो CaCO3, यानी ये चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको जब हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, यानी बिना बुझा चूना मिलेगा और CO2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ अपघटन हो रहा है, यानी जिसे बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो वो कार्बन में पाया जाता है। इसकी संयोजकता होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि एल्काइन है। एल्काइन अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और एल्काइन जो बनाता है वो त्रिबंध बनाता है, यानी ट्रिपल बंड। तो त्रिबंध किस में है? तो केवल और केवल देख लो, ए ऑप्शन में तो है नहीं, न सी में है और ना डी में है, केवल बी ऑप्शन में। देखो त्रिबंध बनना ना, यहाँ पर ये बनना त्रिबंध, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं इसके साथ साथ में एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, और एल्कीन इसमें डबल बॉन्ड बनता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम एथेनॉल का प्रयोग करते हैं, C2H5OH। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
14वां कह रहा है कि गुर्दे की इकाई को उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो गुर्दे का मतलब किडनी, भाग ले कौन लेता है? तो वृक्काणु या नेफ्रॉन। ठीक है, यही रक्त को छानने का काम करते हैं। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, पौधों में जायलम का काम क्या है? तो अभी मैंने बताया था, ज से जल और ज से जायलम। ठीक है, और फर्स्ट से फल, फर्स्ट से फूड कौन लेता है? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, हाँ सही है, या होना चाहिए। क्लोरोफिल भी होना चाहिए जो कि पत्तियों को हरा करता है। और सी सूर्य का प्रकाश, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान रखेंगे। और क्लोरोफिल जो होता है ना, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। ये ध्यान रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा कौन ग्रहण करता है? क्लोरोफिल। और इसके कारण पत्ती जो होती हैं हरी होती हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद में दिन के समय ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। और ऊर्जा केवल जो मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मुक्त होती है और ऑक्सीजन का इसमें संचित नहीं होता है। आगे 17वां प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कौन किस में होता है? तो बार बार रिपीट होता है। पायरुवेट ग्लूकोज का जो होता है कोशिका द्रव्य में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वां, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, तो प्रयोग किस पर किया था? क्या उसने वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए किया था कि मटर के उत्पादन के लिए किया था? नहीं, मटर के उत्पादन के लिए नहीं, वंशानुगत के गुणों के लिए। इसीलिए उसने 3 वंशानुगत के नियम दिए थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन के लिए जो ओजोन है परत है कहाँ पाई जाती है? मैंने अभी बताया था, समताप मंडल, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर पर। और इस पर जो जिम्मेदार एक गैस है जिसका नाम है CFC, यानी ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण समताप मंडल यहाँ पर ओजोन परत में छिद्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और चीज़ आप समझ लो कि ओजोन की बात आई है तो ओजोन दिवस भी पूछा जा सकती है आपसे। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला के लिए देखो रिपीट हो गया, ये अभी आया था, घास बकरी, और बकरी कौन खाएगा? मानव। ठीक है, तो ये आपका सेट हो गया। आगे इसके बाद हम अगला सेट करते हैं। तो इस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सबको शेयर कर दो, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम। देखो वैसी वीडियो होती तो आप भेज देते, लेकिन ये पढ़ाई की है, ये आपके भविष्य को बनाने वाली वीडियो। अब इसको तुम शेयर थोड़ी करोगे, इसको थोड़ी शेयर करोगे। वैसी वीडियो होती तो शेयर करते, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा रहे हैं तब भी नहीं शेयर कर रहे हो। चलो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप बाकी आपका काम है। 2024 विज्ञान 824 IN सेट को आप सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु और उसके बीच वस्तु और उसके इसके माफ़ कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमने अब करेंगे दूसरा। क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में आवर्धन 1 से कम, क्योंकि 1 से कम इसमें होता है, माफ़ कीजिए मैं जहाँ पर टिक कर रहा हूँ, 1 से कम, उत्तल दर्पण में 1 से कम, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करा, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी। तो अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता, यानी P बराबर 100/F। ठीक, तो यानी फोकस दूरी दे रही है तो यहाँ पर F इधर आ जाएगी और P इधर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 100/ यहाँ पर 20 और काट देंगे इसे तो हो जाएगा 5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता पूछ रहा है तो 5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, प्लस क्या आएगा, क्योंकि अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस, जो कि प्लस का होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से उगल जाती है तो वह उसमें आपको ध्यान रखना किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है? न्यूनतम विचलन किसका होता है? लाल का, अधिक बैंगनी का। क्वेश्चन नंबर अगला
कह रहा है कि किसी पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल, तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई दोगुनी और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका डबल कर दो, वो माफ़ कीजिए उसका वर्ग कर दो बस। तो 16 कितना हो जाएगा? 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिपथ में विद्युत शक्ति कौन प्रदर्शित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक ध्यान रखना, P बराबर आई आर होता है, एकदम सही, इसको प्रदर्शित करता है। P बराबर वी आई होता है, ये भी करता है, ठीक। और सी ऑप्शन, उसके बाद डी दे रहा है P बराबर एक फॉर्मूला होता है V²/R, ये भी करता है, लेकिन सी वाला नहीं करता, ठीक है। तो सी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये P बराबर P के फॉर्मूले हैं विद्युत शक्ति के, और विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक होता है जिसे बोलते हैं अश्व शक्ति यानी HP, और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो R का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा हाइड्रोजन आयंस की प्रवृत्ति होती है, तो हाइड्रोजन कैसा होता है? अम्लीय, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धावन सोडे के अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2, तो 10 अणु होते हैं, कितने? 10। तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधातु है, तो अधातु यहाँ पर पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे अधातु ये जो होगा वो आपको ध्यान रखना है कि अधातु पूछा है आपसे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हीलियम इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, कह रहा है धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो धातु जो होती हैं धनायन देती हैं, सही है। सी कह रहा है धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, सही है। धातुओं में चालकता पाई जाती है, एकदम सही। धातु सदैव सहसंयोजन योग्य नहीं बनाती हैं, तो ये ऑप्शन सही, ठीक है। इसीलिए ये सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य हैं, तो ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। और धातु चमकदार भी होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल से क्रिया कराएंगे तो जिप्सम बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 और ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, कह रहा है एथेनॉल को सोडियम से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल को सोडियम से क्रिया कराने पर ध्यान रखेंगे जो प्राप्त होता है वो H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र होते हैं 2 यानी एक जोड़ी, और कुल गुणसूत्र पूछे आपसे, कुल गुणसूत्र पूछे तो वो होते हैं 46 यानी 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, कह रहा है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य के रूप में विघटन करना कहलाता है उत्सर्जन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो मुख्य सोचने वाला भाग होता है अग्रिम मस्तिष्क, और इसमें भी ध्यान रखना प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क ध्यान रखना, जिसे बोलते हैं सेरिब्रम, जिसमें सूचनाएं इकट्ठी होती हैं, स्टोर होती हैं, ठीक है, चीज़ें हमें याद रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वही जो है जो क्या कहते हैं प्रमस्तिष्क है यानी सेरिब्रम, उस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है, सबसे बड़ा, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में किसका पुष्प एक लिंगी होता है? तो एक लिंगी पूछा है, पुष्प एक लिंगी, तो पपीता। 17वां प्रश्न, 18वां माफ कीजिए, कह रहा है एक कोशी स्तर पर कार्बनिक पदार्थ की कितनी ऊर्जा अगले कोशी स्तर पर जाएगी? तो अगले कोशी स्तर पर जाएगी वो 10% जाएगी, बाकी 9% वायुमंडल में चली जाती है। और 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने। किसने? लिंडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां, कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के बाद ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है और जल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है,
तो देखो ऑक्सिन है हार्मोन जो कि पौधों की पत्तियों में वृद्धि करता है शीर्ष भाग पर बिल्कुल ठीक है। जिबरेलियम तना को मोटा करता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन के लिए काम करता है, लेकिन एस्ट्रोजन नहीं है। एस्ट्रोजन जो है मादा में पाया जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। सी ऑप्शन एकदम सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अब हम सेट नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं। तो उससे पहले आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं बार बार आपसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए सुविधा होगी, नई वीडियो पड़ेगी तो आपके पास पहुँचेगी, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं वैसे बाकी अपना काम कर रहा हूँ, जहाँ तक एक्सप्लेन है बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी इसमें गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी मैं प्रयास है कि एक साथ आपको अच्छा डाटा मिल जाए, 25 फरवरी पेपर में आप लोग टॉप करके आओ, पूरे के पूरे प्रश्न आपके सीधे बन जाएँ, इसीलिए इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए तो अब हम कर रहे हैं 2024 विज्ञान का 824 IO सेट। इसके प्रश्न जल्दी से देख लें फटाफट। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है। बहुत बार आता है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, ध्यान रखना छोटा उत्तल लेंस लेते हैं। तो देखो छोटा उत्तल लेंस यानी 10 सेंटीमीटर का, चाहे 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लेंगे, 5 सेंटीमीटर होता है तो 5 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन छोटा लेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है वो वस्तुओं को बड़ा कर देता है। ठीक है, वस्तुओं का करता है बड़ा, और दर्पण पूछता तो अवतल दर्पण वस्तुओं को बड़ा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तारों का टिमटमाना। तारे टिमटमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो है अग्रिम सूर्योदय और अग्रिम सूर्यास्त भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में द्वारा अनंत पर स्थित जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो होता है हमेशा ध्यान रखना आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है। बैगनी का होता है, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने कहा ना विविगो ध्यान रखो VIVGOR। तो बैगनी नहीं है तो इंडिगो होगा, जामुनी नहीं है तो फिर ब्लू होगा, ब्लू का मतलब नीला, तो यानी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आपके बेबीगौर शब्द ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मिलान कीजिए। तो हम मिलान करेंगे यहाँ पर ए को बी से मिलाइए। ओम किसका मात्रक है, तो आप जानते प्रतिरोध का है। वाट विद्युत शक्ति का है। एम्पियर धारा और जे वोल्ट विभवांतर का। ठीक है, तो ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से देख लेंगे कौन सा आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 6वां, ये भी बहुत बार आता है। कह रहा है R और 2R प्रतिरोधों को दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और दोनों को कुल प्रतिरोध R1 और R2 है। तो R1/R2 क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हम, तो श्रेणी क्रम में तो बस जोड़ना ही हमें। तो R1 बराबर, तो R और 2R कितनी जाएंगी, 3R हो गई। फिर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R प्लस 1/2R बराबर एलसीएम लेंगे तो 2R आएगा। तो जब R का R से भाग देंगे तो केवल 2 आएगा, और 2 का ऐसे देंगे तो 1 आएगा, तो आ जाएगा 3/2। तो हमें 3/2R और R2 बराबर हो जाएगा, यहाँ R2 बराबर हो जाएगा 2R/3, और R1 बराबर हमने अभी देखा कि जोड़ करके 3R आ रहा है। पूछ क्या रहा है, अनुपात। तो पहले R1 आ जाएगा, R1 का मतलब 3R ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद में फिर 2R/3। ठीक है, ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 और R से R कट जाएगा, तो 9/2 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार रिपीट होता है, NCERT का सवाल है सीधा। कह रहा है कि चित्र में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले आरोपित बल की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर, ऐसा हमें डी ऑप्शन एकदम सही होगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह, जिसमें भी नल आ जाए वो CHO है। ठीक है, क्या है, CHO, यानी जिसे बोलते हैं एल्डिहाइड। और OH किसका है, एल्कोहल का, लिख लेना एल्कोहल। और CO जिसमें आ जाए वो कीटोन का है, कीटोन, जिसमें ऑन आता है पीछे, कीटोन ऑन। COH आता है कार्बोक्सिकल अम्ल, कार्बोक्सिकल अम्ल। ठीक है, लिख लेना कार्बोक्सिल अम्ल, COH, CO कीटोन,
CHO एल्डिहाइड और OH एल्कोहल। तो चारों क्रियात्मक समूह बता दे, चारों में तो कोई ना कोई आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा उदासीन घोल का pH होता है, उदासीन जल का होता है 7, ये ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न के बाद 10वां कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कीटोन होता है, तो कीटोन जिसमें ऑन होगा पीछे तो जैसे प्रोपेनॉन, ये रहा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने का तत्व कौन सा है, तो ठंडे जल से अधिक क्रियाशील होगा वो, यानी पोटेशियम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि कार्बोनेट आयस की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कार्बोनेट आयस की सीमित वायु में करने पर उसे हम बोलते हैं भर्जन, ठीक है। और सल्फाइड पूछता कि सल्फाइड आयस की, तो सल्फाइड आयस की हम क्रिया करते हैं तो वो क्या है, निस्तापन। सल्फाइड आयस निस्तापन के साथ आएगा और कार्बोनेट होएगा भर्जन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि यह CuSO4Fe और फिर FeSO4 और Cu क्या है, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है Cu कम क्रियाशील है, Fe ज़्यादा क्रियाशील है। तो जब तो कम क्रियाशील, यहाँ पर अधिक क्रियाशील वाला था तो कम क्रियाशील को विस्थापित कर रहा है, तो यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो रिपीटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन ये नर में पाया जाता है, ठीक है, नर में जो होते हैं एक जोड़ी, और प्राथमिक जननांग कहते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर एड्रेलिन ये युद्ध हार्मोन होता है जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है। थायरोक्सिन गले में होता है, लेकिन साइटोकाइनिन पादप हार्मोन कहलाता है जो कि कोशिका विभाजन में काम करता है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सबको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 16वां कह रहा है कि परागकोश में होते हैं परागकण, सी ऑप्शन बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां पुनर्भवन या पुनर्जनन होता है, तो ये प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। पुनर्जनन किसे बोलते हैं, जिसमें जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि दो तंत्र कोशिकाओं के मध्य खाली स्थानों क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सिनेप्स, ये ऑप्शन सही है, क्या बोलते हैं, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारतंत्र में उत्पाद का भाग है, तो उत्पाद कौन से, हरे पेड़ पौधे, यानी सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 20वां कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को किन लक्षणों के आधार पर किया था, तो यहाँ पर लंबे और बौने पौधे, बी ऑप्शन एकदम इसका सही हो जाएगा। माफ़ कीजिए, थोड़ा गोल और झुर्रीदार भी लिए थे इसने, लंबे बौने पौधे भी लिए थे, सफ़ेद बैगनी भी लिए थे, यानी डी ऑप्शन दे रहा तो ये सही होगा, राइट, ठीक है। और गोल को इसने बड़ी आर कहा था, झुर्रीदार को छोटी आर कहा था, और लंबे को बड़ी टी कहा था, और बौने को छोटी टी कहा था, ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका 20वां हो गया, और अब आपका आते हैं लास्ट सेट है ये अब आपका। तो अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबको शेयर कर दो। बोलते बोलते मेरा गला बैठा जा रहा है, लेकिन चैनल तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, गलत बात है ना, वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये कहाँ का नियम है भाई, हैं, शेयर सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो सबको। लास्ट है ये क्वेश्चन इस वीडियो का, 2024 विज्ञान आर्ट्स 24 IP, ठीक है। इसके अब महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखते हैं कौन कौन से आए थे और कौन कौन से आएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस लेंस से वस्तु का वास्तविक आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब। तो वस्तु से छोटा जो बनता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, तो ये अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस जो होता है वो उत्तल का उल्टा होता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक गोले दर्पण की वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी आधी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 3 कह रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला होता है, बार बार आया, प्रकाश का प्रकीर्णन और सूर्य का लाल और छिपना भी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो भैया प्लस की दे रही है यहाँ पर, तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिर P बराबर 100/F, ठीक है। तो यहाँ पर F इधर पहुँच जाएगी तो P यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर इसको लिख देंगे 100/2,
2 से काट देंगे तो 50 हो जाएगा प्लस के, ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित में से घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी में जोड़ते हैं? तो जीवित तार, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि शक्ति कार्य और समय x1 x2 x3 इस रूप में है तो संबंध क्या हुआ? तो यहाँ फॉर्मूला यह है, एक P बराबर कार्य बट्टे, यानी P मतलब शक्ति, P बराबर W बट्टे T, ये फॉर्मूला है। तो यानी अब इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा ये W बराबर P इंटू टी, ये संबंध देख लो। P का मतलब इसने बताया यहाँ पर x1, ठीक है, तो x1 है यहाँ। उसके बाद T का मतलब बताया x3, तो x3 और W बीच में है तो इसको h2 बताया, तो वो x2, तो यानी ये B ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं 7वां प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश बताओ। तो आवेश पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला दे रखना Q बराबर आई टी, तो यहाँ पर फॉर्मूला 10 गुणा 2 20 हो जाएगा, 20 कूलाम, सी ऑप्शन एकदम सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। केमिस्ट्री क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, अभी देखा था हमने CaSO4 और हाफ H2, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके अलावा आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लेना, CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे व्यंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि pH 8.5, तो जो 7 से ज़्यादा होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि भैया ये IPC नाम बताओ। तो IPC नाम ध्यान रखना आपको, हम कार्बन गिनते हैं, कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर CH3 मिला, CH3 का मतलब मैथिल, और 2 नंबर पर जुड़ रहा है, तो 2 मैथिल और CH और C कितनी है, 1 2 3, तो 3 पे आता है प्रोप, और CH जुड़ रहा है तो उसमें नल जोड़ देते हैं, तो प्रोपेनल, 2 मैथिन प्रोपेनल, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि बाह्य कोशों में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, तो बाह्य कोशों में जो 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी कंडीशन जो है निष्क्रिय गैस होती हैं, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम पर भी 2 आयंस होते हैं और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, ठीक है, और यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। और नाइट्राइट पूछता तो फिर यहाँ पर 2 आती। अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं 2, एल्कीन, अभी आपको बता दूं, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन का फॉर्मूला होता है जिसमें C का डबल आएगा, CnH2n, और एल्काइन में CnH2n-2, तो यानी C का डबल होगा या C से डबल से 2 कम होगा, तो बी ऑप्शन सही है इसका संतृप्त में, ठीक है, जो किसका, एल्काइन का। 13वां प्रश्न कह रहा है कि रक्त दाब को मापते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इस फैगो मैनोमीटर, और कितना होता है, स्वस्थ का 120/80। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन जो है ध्यान रखेंगे, यहाँ पर थायरोक्सिन तो मनुष्य का इंसुलिन रक्त में शर्करा को रोकने काम करता है, एस्ट्रोजन मादा में पाया जाता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो पादप है कोशिका विभाजन में काम कर रहा है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि एक लिंगीय पुष्प है, बार बार आ रहा है, पपीता। अगला प्रश्न 17वां कह रहा है कि पुनर्जनन का उदाहरण है, तो पुनर्जनन जो है प्लेनेरिया, ठीक है। अगला प्रश्न 18वां कह रहा है कि ओजोन परत का क्षरण किसके कारण हो रहा है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC के द्वारा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि यहाँ प्राकृतिक पारतंत्र है, प्राकृतिक कौन सा है, तो वन है, ठीक है, वन है प्राकृतिक, पहाड़, ठीक है, ये सब प्राकृतिक है, बाकी खेत, गमले, जल, जीवशाला ये कृत्रिम है। और इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कह रहा है कि आहार श्रृंखला में उत्पाद होते हैं, तो हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो ऐसे हमने प्यारे बच्चों 140 प्लस प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन कर लिए हैं। 2024 के मैंने ऑल सेट के क्वेश्चंस आपके सामने कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और सबको शेयर करके जाना ईमानदारी से। और आप लोग कोई दिक्कत है आपको किसी चीज़ में, वॉइस में या लिखने में या जिसमें भी दिक्कत हो आपको, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही बड़े महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और आप क्या चाह रहे हो, आप किस वीडियो पर टॉपिक चाह रहे हो, मतलब किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हो, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। बाकी मेरा उद्देश्य है कि समय कम बचा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा लीजिए, जिससे कि आपका भला हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।